हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के लिए जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स या फिर सामान्य वित्त एंड लेखा नियम। तो देखिए जो जीएफ एंड एआर है, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे? 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल कितने हो गए? 75 मार्क्स का आपका ये पेपर हो गया जीएफ एंड एआर। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और जीएफ एंड एआर और जो सर्विस रूल्स हैं, इनमें 75 में से 75 नंबर लाए जा सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं। इसके अलावा जो जीएफ एंड एआर है, इसमें हमने कितने चैप्टर 4 तक इसके कंप्लीट कर लिए गए हैं। ठीक है, तो जिसने भी ये चैप्टर 4 तक नहीं देखे हैं वो इनको कंप्लीट कर लीजिए। साथ साथ इनके एमसीक्यू भी आपको कराए गए हैं, तो वो भी आप इनको देख सकते हैं। आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको जीएफ एंड एआर की ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आ जाइए, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5, है ना। चैप्टर नंबर 5 किस में डील कर रहा है? स्वीकृतियों की शक्तियाँ। ठीक है, तो जो स्वीकृतियाँ देनी है उसके लिए पावर्स दे रखी हैं। स्वीकृति किस चीज़ की देनी है भाई? हम किस चीज़ की स्वीकृति की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में जो खर्चा होगा तो उसके लिए कोई ना कोई स्वीकृति तो करेगा। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का पैसा कहाँ रखा होता है? गवर्नमेंट का पैसा बैंक के अंदर रखा होता है या कोषागार के अंदर होता है। ठीक है, तो कोषागार या बैंक से पैसा निकाल कर इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च करने के लिए कोई ना कोई ऑफिसर होगा जो अलाउ करेगा कि हाँ 5 लाख रुपए तक आप इस प्रोजेक्ट पे खर्च कर सकते हैं, 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। तो उस ऑफिसर को डेजिग्नेट की गई होती है पावर कि वो इतने रुपए तक के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए स्वीकृति दे सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ में देखते हैं। आ जाइए, इसमें हम पढ़ेंगे पावर ऑफ सेंशन, मतलब नियम 61 से लेकर 73। और आज हम देखेंगे इसके भाग 1 और भाग 2। ठीक है, और ये भाग 3, 4, 5, 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये 2 भाग में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, है ना। तो देखो, इसमें व्यय स्वीकृत करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों की शक्तियाँ बता रखी हैं और कुछ विशेष मामलों के संबंध में शक्तियाँ बता रखी हैं। तो 61 से 64 और 65 से 67 तक ये आपके नियम हैं। आज ये भाग 1 देखते हैं। इसमें व्यय स्वीकृत मतलब जो भी एक्सपेंसेस हैं उसको अलाउ करने के लिए संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों की शक्तियाँ, इसमें पावर बता रखी है। अलग अलग प्राधिकारियों को एक्सपेंसेस करने के लिए क्या क्या पावर दे रखी है। ठीक है, अब जो नियम 61 है वो क्या डील करता है? नियम 61 कहता है सामान्य जनरल नियम की बात करता है। जनरल क्या होगा आप खुद से सोचिए। जनरल नियम क्या हो सकता है एक्सपेंसेस को स्वीकृत करने के लिए? जैसे मान लीजिए एक ऑफिसर है ए, ठीक है, या कोई डिपार्टमेंट है, विभाग है, जिसको ये ऑथराइज कर रखा है कि भैया अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा अलाउ किया जाता है तो उसमें जो प्रोजेक्ट में फंडिंग होगी, पैसा जाएगा, तो उसको स्वीकृत करने के लिए आपके पास पावर है कि अगर ये प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए तक है या 50 लाख रुपये, चलो 5 लाख ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए तक है तो आप स्वीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके पास है? तो एक के पास में है या फिर कोई सरकारी डिपार्टमेंट है या डिपार्टमेंट के पास में इस तरीके की पावर होगी। अगर ये इन दोनों को ये पावर ट्रांसफ़र नहीं करी गई है तो ये किसके पास में होगी? पावर की 5 लाख रुपये स्वीकृति फिर कौन करेगा? फिर करेगा वित्त विभाग। किसमें? वित्त विभाग के पास होती है। वैसे सारी जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड पावर होती है वो किसमें निहित होती है? वित्त विभाग में। वित्त विभाग ने किसी को ट्रांसफर कर दी गई है ये पावर अन्य विभाग या प्राधिकारी को, तो फिर वो इसके लिए ऑथराइज्ड हो जाएंगे, वो भी अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार के वे वित्तीय शक्तियां जो किसी अन्य विभाग या प्राधिकारी को प्रतियोजित डेलीगेट नहीं की गई है तो ये किसमें निहित होगी? वित्त विभाग में निहित होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 61 नियम 62 क्या कहता है? अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियों को उच्चतर प्राधिकारी द्वारा प्रयोग। अब इसमें क्या बात है? इसमें सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में यहाँ पर एक टेबल है और इसमें बैठा हुआ है ऑफिसर ए। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग बेंचेज लगी हुई हैं, ये है ना, ये B, C, D। अब ये क्या है? मेन ऑफिसर है, तो ये तो क्या कर सकता है? हायर ऑफिसर अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स ऑफिसर हैं, ये कौन से ऑफिसर हैं? सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं। और ये क्या है? हायर ऑफिसर है। तो ये हायर ऑफिसर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु ये अपने हायर ऑफिसर की पावर का थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाली सिंपल सी बात कर रहा है। अगर मान लीजिए वित्त मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी पावर का इस्तेमाल करना है तो हायर अथॉरिटी आराम से उसका इस्तेमाल कर सकती है ना। जब तक किसी विशेष आदेश या नियम द्वारा अन्यथा उपबंधित ना किया जाए, सक्षम प्राधिकारी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, हायर ऑफिसर होता है, अपने अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी को प्रतियोजित वित्तीय शक्तियाँ जो फाइनेंशियल पावर उसको दी रखी हैं उनका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आज ये नियम 63 देखते हैं। नियम 63 क्या कह रहा है? पिछले मामलों में वित्तीय शक्तियाँ। पिछले मामले क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है X, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है Y, ये 2 प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट X था 6 लाख रुपए का मान लीजिए, ठीक है, और प्रोजेक्ट Y है 8 लाख रुपए का।
अब ये जो प्रोजेक्ट एक्स है ये तो कंप्लीट हो चुका है, आज डेट है, टुडे जो भी डेट है, मान लीजिए आज मंडे है, ठीक है, आज मंडे को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो भी डेट है 2000, जैसे मान लीजिए अपन बोलते हैं 19 जून 2023, ठीक है, 19 जून 2023 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। एक प्रोजेक्ट वाई है जो अभी स्टार्ट हुआ है 1 जून को, ठीक है, ये 1 जून को प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और इसमें 8 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति तो एक ऑफिसर ने दे दी है। अब वो ऑफिसर जा चुका है, ठीक है, जो ऑफिसर कौन, एम था, इसने इन प्रोजेक्टों के लिए फंडिंग दी थी और ये अब जा चुका है, इसका ट्रांसफ़र हो गया। अब एम की जगह पे नया ऑफिसर आया है, न्यू ऑफिसर, ठीक है, न्यू ऑफिसर जो आया है उसका नाम है सी, ठीक है। अब सी क्या करेगा, सी के पास पावर एक्स के लिए है या वाई के लिए है, बताइए, वो कौन से प्रोजेक्ट के लिए, उसको मतलब अपन क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल पावर इन पास्ट केसेस, ठीक है। तो जो वित्तीय क्या बोलते हैं उसको, वित्तीय शक्तियाँ, ठीक है, फाइनेंशियल जो पावर है एक्स और वाई, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए वो इस्तेमाल करेगा। तो देखो जो एक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें तो वित्तीय स्वीकृतियाँ देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो चुका भाई। अब जो कंप्लीट नहीं हुआ है वाई अभी चल रहा है, पिछले मतलब थोड़े 19-20 दिन पहले ही चालू हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या 1 लाख रुपए की तो वो वित्तीय स्वीकृति दे गया था, अब इस प्रोजेक्ट को आगे चलाना है वाई को, तो इसके लिए आगे भी तो वित्तीय स्वीकृति चाहिए होंगी। तो अब जो नया ऑफिसर सी आया है तो वो इसके लिए वित्तीय स्वीकृति देगा, चाहे वो पास्ट केसेस हो, पुराना प्रोजेक्ट हो गया ना, एक तरीके से देखा जाए, नया प्रोजेक्ट तो है नहीं है, उसके आने से पहले से चल रहा है, तो इसमें भी वो वित्तीय स्वीकृति देगा। तो ये वाली बात कर रहा है, जब भी शक्तियां इन नियमों के अधीन किसी प्राधिकारी को प्रत्युत्थित की जाती हैं, उस प्राधिकारी को पिछले मामले के संबंध में उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम समझा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूँ बोल देंगे भैया उस एम के पास जाओ, उसने नहीं करी थी तो वही ट्रांजेक्शन करवाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो जो नया ऑफिसर आया उसके पास में भी जो पास्ट केसेस हैं उसके लिए फाइनेंशियल पावर रहेगी, फाइनेंशियल जो भी वित्तीय स्वीकृति देनी है वो दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर और भी प्रोविजन है, जैसे मान लीजिए अब ये जो नया ऑफिसर आया था सी, ठीक है, अब इसको पावर दी गई है कि ये 20 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए ही क्या कर सकता है, फाइनेंशियल वित्तीय स्वीकृतियां दे सकता है। परंतु इसने क्या करा, 25 लाख रुपए तक की वित्तीय स्वीकृतियां दे दी। तो ये जो 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा दी है, 25 लाख तक की दे सकता था, पर 5 लाख जो एक्स्ट्रा दिए हैं तो ये क्या कहलाएंगे, अनियमित व्यय, है ना, इर्रेगुलर एक्सपेंसेस बोला जाता है इनको, ठीक है, इर्रेगुलर एक्सपेंसेस। ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो जितने उसके पास पावर है, अगर उससे ज़्यादा जाकर अगर वो एक्सपेंसेस अलाउ करता है, वित्तीय स्वीकृति दे देता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अनियमित व्यय बोला जाता है। आज ये मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। वित्तीय मामले से आज से ऐसे मामले से है जो उक्त प्रयोजन की तारीख तक अंतिम रूप से निर्णित नहीं हुआ है, जैसे वो प्रोजेक्ट था अभी अभी चालू हुआ है तो अंतिम रूप से निर्णित हुए, यद्यपि वह मामला उस तारीख के पूर्व उत्पन्न हो गया था। इसके विपरीत किसी प्राधिकारी द्वारा उसकी शक्तियों से अधिक किया गया कोई भी व्यय अनियमित व्यय के रूप में समझा जाएगा तथा उस प्राधिकारी द्वारा भूतलक्षी प्रभाव, है ना, एक्स पोस्ट इफेक्टों से उसको स्वीकृति जारी कर विनियमित किया जाएगा, जो उस व्यय को उस समय जब वह किया गया था करने के लिए सक्षम था, ठीक है। तो जब वो करने के लिए सक्षम था तब उसको क्या करा जाएगा, वापस से उसको विनियमित किया जाएगा, भैया तुमने ज़्यादा कैसे कर दिया, तो उसको रेगुलेट किया जाएगा। यदि वह व्यय उस प्राधिकारी द्वारा विनियमित नहीं किया जाएगा जो उस व्यय के किए जाने के बाद उसे करने के लिए सक्षम होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यय करने के लिए सक्षम नहीं था, अगर तब कर दिया गया तो उसको रेगुलेट किया जाएगा। और अगर मान लीजिए जो व्यय है ना, जो प्राधिकारी है उस व्यय को किए जाने के बाद जो एक्सपेंसेस कर चुके हैं उसको करने के लिए सक्षम है, तो फिर उसको रेगुलर करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए आपको 10 चॉकलेट खरीदने के लिए रेगुलेट किया गया है ना, और आपने 12 खरीद ली, तो आप 2 के लिए अलाउ नहीं हो, तो इस चीज़ को तो रेगुलेट किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपको 10 के लिए ही अलाउ था, पर जिस दिन आप 12 खरीद रहे हो उस दिन को आपको 15 तक खरीदने के लिए अलाउ कर दिया, तो अब आपको रेगुलेट थोड़ी किया जाएगा, तो अब नहीं रेगुलेट किया जाएगा। तो ये वाली बात कह रहा है, ठीक है, ऐसा समझ चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है बात, ये इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस आप ये थोड़ा समझ लीजिए कि नियम क्या कह रहा है। नियम 64, अपने पद के अतिरिक्त अन्य पद के चालू कार्यभार के मामले में शक्तियाँ, पावर इन केस ऑफ करंट चार्जेस ऑफ अनदर पोस्ट इन एडिशन टू हिज ओन पोस्ट। अब जैसे मान लीजिए ए है, ऑफिसर एक्स है जो ए पोस्ट पर है, ठीक है, कौन सी पोस्ट है, ए पोस्ट का नाम है पोस्ट, और ये पोस्ट बी हो गई, ठीक है।
अब ये पोस्ट एक्स पर है, एक्स बंदा पोस्ट ए पर है और ये पोस्ट बी की भी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए पोस्ट बी पर कोई अधिकारी नहीं है और इसको डेजिग्नेट की गई है तो ये उसका इस्तेमाल कर सकता है। और जब ये इस पोस्ट बी का इस्तेमाल कर रहा है तो जो भी उस पर जो उसकी पावर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है, परंतु वो जुडिशियल पावर्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, जो कौन सी पावर होती हैं, कानूनी शक्तियाँ। ठीक है, उनका प्रयोग, अगर कानूनी शक्तियाँ हैं इस पोस्ट बी की तो इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये पढ़ता हूँ, अपने स्वयं के पद के अतिरिक्त किसी अन्य पद के चालू कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया सरकारी कर्मचारी उस पद को पूर्ण रूप से धारण करने वाले व्यक्ति को प्राप्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और क्या फाइनेंशियल पावर्स का तो इस्तेमाल कर सकता है, परंतु वो कौन सी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जुडिशियल पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन जब तक किसी कानून, संवैधानिक नियमों, विनियमों आदि में अन्यथा उपबंधित ना किया गया हो तब तक वह उस पद की कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कौन सी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, प्रशासनिक शक्तियों का, वित्तीय शक्तियों का, इनका प्रयोग कर सकता है, परंतु कानूनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, चाहे ये शक्तियाँ, ये जो शक्तियाँ हैं कानूनी शक्तियों के बारे में, चाहे ये शक्तियाँ राज्य विधानमंडल अथवा संसद के किसी अधिनियम या संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत निर्मित नियमों, विनियमों एंड उपविधियों जैसे RSR के रूल्स हो गए, CCA रूल्स हो गए आदि से सीधी प्राप्त हुई हैं, तब भी वो इनका प्रयोग नहीं कर पाएगा। कानूनी शक्तियों के लिए पूरा प्रोविजंस होता है। ठीक है, परंतु वो एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है अपने पद के अतिरिक्त, अगर उसको कोई और पद का कार्यभार दिया जाता है तो ठीक है, वो उनका कर सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, भाग सेकंड क्या कह रहा है, भाग सेकंड कह रहा है कुछ विशेष मामलों के संबंध में शक्तियां बता रखी हैं। जैसे नियम 65 कह रहा है कि भूमि का जो अनुदान होता है, ग्रांट ऑफ लैंड्स, राजस्व का समानुदेशन, असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, है ना, असेसमेंट के असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यूज, ठीक है, एवं अन्य रियायतें एंड अदर कंसेशन कोई भी विभाग या प्राधिकारी वित्तीय विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कोई भी आदेश जारी नहीं करेगा। जब भी मान लीजिए किसी अधिकारी को कोई भूमि का अनुदान देना है, राजस्व में समानुदेशन देना है, असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू करने हैं या अदर कोई कंसेशन देना है, तो उसको पहले किसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, पूर्व सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, भूमि का अनुदान या राजस्व का समानुदेशन या खनिजों के लिए रियायत, ग्रांट, पट्टे, लाइसेंस आदि, वनों के अधिकार, पानी का अधिकार, पावर, ऐसी रियायतों के संबंध में कोई सुविधाधिकार, ठीक है, ईजमेंट या विशेषाधिकार शामिल हो या किसी भी रूप में राजस्व को छोड़ने का कोई मामला शामिल हो तो उसे क्या करना होगा, ये वित्त विभाग से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। अब देखिए नियम 66 क्या कह रहा है, हानियों का अपलेखन, राइटिंग ऑफ लॉसेस। ठीक है, जो लॉसेस हुए हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए है, तो अपलेखन करने की समस्त स्वीकृतियां प्रत्येक मामले में जांच के लिए महालेखाकार को भेजी जाएंगी तथा जो भी सिस्टम है, प्रणाली से संबंधित कमी को उसके ध्यान में लाया जाएगा। जिसकी ओर ध्यान दिलाना अपेक्षित हो तो किसको ध्यान में लाया जाएगा, महालेखाकार की नज़र में ये चीज़ें लाई जाएंगी। अगर उनको ज़रूरत है कि भैया ये वाली ट्रांजैक्शन के बारे में महालेखाकार को पता हो तो वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, और अपलेखन करना हो तो इसकी स्वीकृति के लिए किसके पास, इसकी जांच की स्वीकृति के लिए किसके पास भेजा जाएगा, महालेखाकार के पास भेजा जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना। नियम 67 लेखा परीक्षा, है ना, ऑडिट द्वारा नामंजूरी की माफ़ी एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिभुगतान का अपलेखन करना, है ना, रेमिशन ऑफ डिसअलाउंस बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ ऑल ओवर पेमेंट, है ना, अगर कोई ज़्यादा पेमेंट कर दी गई है मेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो वो उसको किस तरीके से राइट ऑफ किया जाएगा, तो उसके बारे में कौन सा नियम है, नियम 67 है। इसकी हेडिंग बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, रेमिशन ऑफ डिसअलाउंसेस बाय ऑडिट एंड राइटिंग ऑफ ऑल ओवर पेमेंट मेड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, लेखा परीक्षा, ऑडिट द्वारा नामंजूर डिसअलाउंसेस की माफ़ी एवं सरकारी, जैसे मान लीजिए लेखा परीक्षा ऑडिट द्वारा कोई नामंजूर किया गया, डिसअलाउंस किए गए, तो उसको किस तरीके से माफ़ किया जाएगा, या फिर सरकारी कर्मचारी को किए गए अधिभुगतान, कोई ओवर पेमेंट कर दी गई है, ज़्यादा पेमेंट कर दी गई है, का राइट ऑफ किस तरीके से किया जाएगा, अपलेखन प्रत्योजन में दी गई शक्तियों और शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा। ये वाली बात कह रहा है। आगे चलते हैं। देखिए ये अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने लेक्चर को बहुत अच्छे से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 1 सेकंड में कर लेंगे, है ना, आपको 10 से 15 सेकंड भी नहीं चाहिए। पर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके 10 से 15 सेकंड में आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है, राज्य सरकार की वे वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर की बात कर रहा है, ठीक है, जो किसी अन्य विभाग, अदर डिपार्टमेंट या प्राधिकारी को प्रत्युत डेलीगेट नहीं की गई हैं,
वह किसमें निहित होंगी। ठीक है, तो बताइए, वित्त विभाग में, राज्यपाल में, प्रशासनिक विभाग में, सक्षम प्राधिकारी में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड का आराम से समय लीजिए और वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए।